स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास ज्योग्राफी का ड्रेनेज यानी कि अपवा तंत्र। ये जो लेसन है, इस लेसन में हम जो भारत में जो अपवा तंत्र पाया जाता है वो दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो है आपका हिमालय क्षेत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो नदियां हैं ये सारी आपके हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। और दूसरा जो नदी तंत्र है वो है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं और जो उनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि भी जो अपना उत्तर भारत का जो जलोढ़ मैदान है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र ने मिलकर के इसको बनाया है। तो ये जो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, इससे निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उस नदी तंत्र में हम जो गंगा नदी तंत्र है अपना और जो उसकी सहायक नदियां हैं और फिर उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बाद जो सिंधु नदी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनका जो नदी द्रोणी का मतलब क्या है कि एक मुख्य नदी और उसके अंदर अन्य छोटी छोटी जो नदियां हैं वो आकर के उसमें मिल जाती हैं और वो एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। वो नदी द्रोणी कहलाती है या उसके द्वारा सिंचित किया गया जो क्षेत्र है। और फिर इसी लेसन में हम टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे कि जो नदियां हैं उन नदियों के जो एडवांटेज हैं, उनके जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। और जो एक प्रकार से हम ये देखेंगे कि इससे जो हमारा जो मैदान जो बना है जलोढ़ मैदान, जो काफी उपजाऊ वाला जो क्षेत्र है वो इन नदियों ने इसका कैसे निर्माण किया है वो हम अगले लेसन में जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो अपवा तंत्र है उस अपवा तंत्र में जो भारत की सबसे जो पवित्र नदी है गंगा, वो कहां से निकलती है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं उसके किनारे और वो कहां जाकर के जैसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो है ये मिल जाती है। तो उसका जो पूरा का पूरा जो नदी तंत्र है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस अपवा तंत्र में हम जो आपकी गंगा रिवर है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है कि भागीरथ ने एक घोर तपस्या करके, बड़ी कठिन तपस्या करके और वो गंगा को स्वर्ग लोक से मर्त्युलोक में लेकर के आया। और वो ग्रंथों में है, हमारे शास्त्रों में है, उसको सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है कि उसके पास ऐसे 60,000 सैनिक थे। तो वो है अपनी जो सबसे पवित्र नदी गंगा। उसके बारे में सबसे पहले देखो, गंगा अपना एक स्टेट है उत्तराखंड। जो आपका उत्तराखंड स्टेट है, गंगा जो है ये गंगोत्री एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब जहां हिमखंड हो, यानी कि पहाड़, बर्फ का जो पहाड़ है बड़े विस्तृत क्षेत्र के ऊपर, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। ये गंगोत्री से देखो, गंगा जो है, गंगा ये दो धाराओं में निकलती है।
अलग अलग क्षेत्र से दो धाराओं में निकलती है। एक धारा का नाम है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग ग्लेशियर क्षेत्र से निकलती हैं और ये दोनों जो जल धाराएं हैं, ये दोनों जल धाराएं देवप्रयाग पवित्र स्थान है, उस देवप्रयाग नामक स्थान पर ये दोनों जल धाराएं भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं। और जब ये देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं तब इसका नाम गंगा होता है। यानी कि दो अलग अलग जल धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों देवप्रयाग जो शहर है, जो स्थान है, वहां आकर के आपस में मिल जाती हैं। उसके मिलने के बाद इसका नाम होता है गंगा। अब देखो, ये जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी, ये भागीरथी जो रिवर है, जो नदी है, जो एक जलधारा है अलग से, इसके ऊपर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। जब इसका निर्माण किया गया था टिहरी डैम का, तो एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, इसने इसका जबरदस्त विरोध किया था क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये पर्यावरणविद, सोशल एक्टिविस्ट, मानवाधिकारों के कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को वापस ले। उसने ऐसा दबाव डाला था कि भाई ये पहले से ही भूकंप जोन क्षेत्र में आता है ये क्षेत्र, और यदि नदी के क्षेत्र जो जल है उसको रोक करके यदि बांध बना दिया जाए तो नीचे की जो प्लेटें हैं उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो या भूकंप क्षेत्र जो है वो ज्यादा बढ़ने के चांस हैं। लेकिन सरकार के आश्वासन के भी ये इतने जो तीव्रता वाला जो भूकंप है इसको ये झेल सकता है, तब जाकर के इसके ऊपर ये बांध बनाया गया था। और शायद आपको मालूम ना हो तो 2013 में जो एक त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी के में जो ज्यादा बादल फटने से जो बारिश हुई थी उसकी वजह से टिहरी डैम ने इसकी क्षमता है टिहरी डैम की 24 घंटे लगातार यदि बारिश हो तो उस बारिश के पानी को झेल सकता है। लेकिन जब उस समय ये जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी के दौरान ये पूरा का पूरा 2 घंटे में जलमग्न हो गया। यदि ये डैम उस समय नहीं होता तो वो त्रासदी का जो केदारनाथ जो त्रासदी थी, यदि वो पानी दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता तो वो ज्यादा संख्या में तबाही पैदा करता। तो यहां इसके ऊपर सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है टिहरी डैम। अब देखो, जो इसका नाम होगा गंगा, गंगा जो है ये बह रही है यहां पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर गंगा जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है उत्तराखंड राज्य में ही। उत्तराखंड राज्य में ही गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और जब गंगा पहले तो पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है और जब वो समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार, जहां से अपने धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है लोग जो गंगा जल लेके जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, कावड़ वगैरह जो लाते हैं, सबसे पवित्र स्थानों में आता है हरिद्वार। तो यहां पर गंगा जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद हरिद्वार के बाद गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख शहर है कानपुर। कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका
ओसाका को कहा जाता है। तो ऐसे ही उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है, मतलब जो सूती वस्त्र के उत्पादन में जो अग्रणी जो है क्षेत्र उत्तर भारत में, वो कानपुर है। तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के ही किनारे बसा हुआ है। उसके बाद गंगा जो है, इसके जो प्रमुख शहर है इसके किनारे, वो है वाराणसी, जो इसका पुराना नाम है बनारस। और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये लोकसभा क्षेत्र है। उसने कहा था ना 2014 में मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद गंगा जो है उसके किनारे जो बसा हुआ शहर है वो है इलाहाबाद। अब ये जो इलाहाबाद है, योगी सरकार ने इसका नाम चेंज करके कर दिया है प्रयागराज। यानी इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज और इलाहाबाद का नाम बदल करके अब कर दिया है प्रयागराज। इसके बाद गंगा जो है आगे बढ़ती है तो इसके किनारे जो गंगा नदी है, इसके किनारे जो है बसा हुआ जो प्रमुख शहर है वो है पटना, जो बिहार की राजधानी है। ये भी गंगा नदी के किनारे ही है। फिर गंगा जो है बिहार से और फिर ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करने से 20-25 किलोमीटर पहले ही इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का डैम, फरक्का बांध। ये जो बांध बनाया गया है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद का कारण है फरक्का डैम को लेकर के, क्योंकि उस रिवर पर, उस नदी के ऊपर जो वो डैम बनाया गया है तो आगे जो इसका जल स्तर है उसमें कमी हुई है। इस वजह से बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है वो सरकार से, भारत सरकार से वो अनुरोध करती है, विनती करती है कि पर्याप्त मात्रा में हमें जल नहीं मिल पाता है। तो फरक्का डैम को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। जो ही गंगा जो है, ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो बांग्लादेश में जब इसका नाम ये चेंज हो गया, इसका नाम, गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। यानी कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हिंदुस्तान की जो सबसे पवित्र पुरानी नदी है, सबसे पवित्र नदी है गंगा, इसकी टोटल लेंथ इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यानी कि इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। और फिर उधर से एक नदी और आई है अपने यहां, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन गंगा की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो है यमुना। सिर्फ गंगा ही नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है। यमुना नदी भी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमखंड, जैसे गंगा गंगोत्री हिमखंड से निकलती है, उसी तरह से यमुना जो है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री, ये नाम याद रखना आपने, यमुनोत्री। जो यमुनोत्री जो हिमखंड है, जो ग्लेशियर है, यहां से निकलती है। और फिर ये जो है यमुना नदी उत्तराखंड से
हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाती है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है ताजेवाला से। तो यहां अंबाला या आपका करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये जो क्षेत्र है इसके साथ अपनी ये बाउंड्री बनाती हुई गंगा और आती है दिल्ली। यानी कि यमुना जो दिल्ली जो शहर है अपना, हिंदुस्तान की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, ये यमुना नदी के किनारे ही है। और फिर उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जो शहर है आगरा, आगरा ये प्रसिद्ध है अपने ताजमहल के लिए। तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे ही है। और फिर इसके एक छोर और उस साइड ताजमहल है जहां शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की यादगार में वो बनवाया था। और उसके एक तरफ इस साइड एक लाल किला भी है। वैसे लाल किला दिल्ली में है, लेकिन एक लाल किला आपका आगरा में भी है। बताते हैं इतिहासकार कि शाहजहां ने जो अंतिम अपने जो 8 वर्ष हैं वो जो जेल में बिताए थे, क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया था, तो अपने अंतिम 8 वर्ष जो है वो इसी लाल किला में कैद रहा था। और वो ताजमहल की जो सुंदरता है उसको निहारता था यहाँ बैठा। तो यहाँ देखो आगरा जो शहर है, ये आगरा ये यमुना नदी के किनारे है। और फिर ये नदी इलाहाबाद यानी प्रयागराज वहां जाकर के और ये गंगा नदी में मिल जाती है। आज जैसे अपने बोलते हैं ना गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियों का जो संगम स्थल है ये इलाहाबाद है। क्योंकि सरस्वती नदी जो है उसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, लेकिन अब जो है ना उसका जो क्षेत्र है या उसके जो खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं उनसे पता चलता है कि भाई यहाँ कोई नदी बहती थी। अब वो कहाँ से निकलती थी, कहाँ जाकर के मिलती थी, उसके कोई प्रमाण नहीं है वर्तमान में, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है। तो 3 नदियों का ये संगम स्थल है इलाहाबाद, यानी प्रयागराज में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भी देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं, सभी सहायक नदियां हैं। नाम याद रखना आपने, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपकी यमुना। इसके बाद जो अपना दूसरा जो नदी तंत्र है, क्योंकि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये गंगा, यमुना और जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। तो उसका जो दूसरा जो नदी तंत्र है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं, उसका जो दूसरा जो क्षेत्र है वो दूसरा क्षेत्र है आपका जो तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत का जो पठार है, वहां एक झील है। उस झील से एक नदी निकलती है। वैसे तो सिंधु नदी भी वहां से निकलती है, सतलज नदी भी उसी झील से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी उसी झील से निकलती है। तो जो आपका तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है, ये नाम याद रखना आपने, मानसरोवर झील,
इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको तिब्बत के अंदर इसको कहा जाता है सांगपो। देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, यानी बहुत से नाम है इस नदी के। कहां इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है, कहां सांगपो है, कहां दिहांग है, कहां इसका जमुना हो जाता है, कहां इसका मेघना हो जाता है। तो इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। और इसकी टोटल जो लेंथ है 2980 किलोमीटर, वो भी देखेंगे हम। और फिर ये आकर के कहां मिल जाती है। तो यहां देखो सांगपो यानी ये बह रही है। तिब्बती भाषा में सांगपो शब्द का मतलब होता है पवित्र करने वाली, यानी कि तिब्बती जो लैंग्वेज है उस तिब्बती भाषा में सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली। तो ये सांगपो इसका नाम है तिब्बत के अंदर। फिर ये नदी जो है अपनी, ये यू आकार का एक गार्ज बनाती है। यू आकार, जो जिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, उस जोजिले दर्रे से यू आकार का गार्ज बना करके अंग्रेजी भाषा का जो यू शब्द है, यू वर्ड जो है, उसकी एक शेप बनाती है, उसका आकार बनाती है। और जोजिले दर्रे से, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जोजिला जो दर्रा है उससे गंगा जो है, ये सांगपो नदी जो है ये प्रवेश करती है। और हिंदुस्तान का जो स्टेट है जिसमें वो सबसे पहले प्रवेश करती है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और तब इस अरुणाचल प्रदेश में इस सांगपो नदी का नाम हो जाता है दिहांग। यानी कि इसका नाम हो जाता है वहां दिहांग। और फिर ये आती है असम के अंदर, असम राज्य के अंदर। असम में फिर इसका नाम चेंज हो जाता है और असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद असम के बाद जो है ये प्रवेश करती है, एंट्री करती है बांग्लादेश के अंदर। थोड़ा सा एक और आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से एक छोटा सा रह गया इसमें, और वो है असम के अंदर ये एक द्वीप बनाती है। यानी कि संसार का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, वैसे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है आपका, लेकिन जो नदी बनाती है, जो नदी बनाती है वो अकेला सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वो है असम के अंदर। असम के अंदर है सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा ऐसा द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है कि भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, यानी धरातल जो है, धरातल वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, वो द्वीप कहलाता है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो संसार का अकेला सबसे बड़ा है और वो भारत में है और वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है माजुली द्वीप। उसका नाम है माजुली द्वीप। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम स्टेट के अंदर है। यानी कि फिर नदी के जो है ना चारों ओर, इस क्षेत्र के चारों ओर ये नदी जल लेकर के और फिर ये आगे प्रवेश करती है। फिर आगे ऐसे ही प्रवेश करती है।
और फिर ये आ जाती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में इसका नाम फिर चेंज हो जाता है। नदी एक है, नाम देखो कितने चेंज है। बांग्लादेश में फिर इसका नाम चेंज हो जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, यानी गंगा को पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और फिर ये बांग्लादेश में दोनों जलधाराएं यानी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों की जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं, तब इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, तब इसको कहा जाता है मेघना। तब इसको कहा जाता है मेघना। और फिर ये संयुक्त जलधारा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीसरा जो है अपना, तीसरा वो है आपका सिंधु नदी तंत्र, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको बता दी मैंने, वो है 2980 किलोमीटर, यानी कि 2980 किलोमीटर। 2980 किलोमीटर। हाँ, भारत की सबसे गहरी नदी है ये, क्योंकि इसका जो जल क्षेत्र है वो गंगा से भी ज्यादा है, तो ये इसको, लेकिन इसका अधिकतर जो हिस्सा हम देखते हैं कि ये भारत से बाहर बहता है। उधर तो तिब्बत आ गया, आपका चाइना आ गया, फिर आपके 3 स्टेट आ गए, फिर बांग्लादेश आ गया, तो अधिकतर हिस्सा जो है इसका बाहर है। लेकिन टोटल लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर वो गंगा नदी की है, और वो है आपकी 2525 किलोमीटर। इसके बाद जो तीसरा नदी तंत्र है आपका, वो है सिंधु नदी तंत्र। ये जो सिंधु नदी तंत्र है आपका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के उत्तर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। इंडस रिवर, जिसके नाम पर भारत का नाम जो है वो हिंदुस्तान पड़ा है। इंडस यानी कि हिंदू का, यहां से शब्द निकला है ये इंडस से, कि उस नदी के उस पार रहने वाले जो हिंदू लोग हैं, वहां से हिंदू, इस सिंधु नदी के कारण इसका नाम पड़ा है हिंदुस्तान। तो ये जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के उत्तर से निकलती है, और अधिकतर हिस्सा यानी कि ये चाइना में है, बह रहा है। हिंदुस्तान के एक अकेले राज्य में बहती है, ये सिर्फ अकेले राज्य में बहती है, और उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। 800 किलोमीटर के लगभग, 860 अप्रोक्सीमेटली, 860 नियर अबाउट इतना ही है इसका, 800 या 860 किलोमीटर, एग्जिट तो ध्यान नहीं है, लेकिन है इतना। 860 किलोमीटर जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, और फिर ये जम्मू कश्मीर राज्य से चली जाती है पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था, और वो कहलाता है सिंधु जल बंटवारा। और ये सिंधु जल बंटवारा जो है ये विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, और ये तय किया गया था कि भी जो इंडस रिवर है इसका कितना प्रतिशत पानी जो है वो भारत यूज करेगा, और कितना प्रतिशत पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो उस समझौते के अकॉर्डिंग जो रेशियो रखा गया था वो था 20% जो पानी है वो भारत इसको यूज करेगा, और
80% जो पानी है उसका यूज करेगा पाकिस्तान। ये विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और ये समझौता हुआ था 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। अब ये जो 2900 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है सिंधु नदी की, इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं एक एक करके देख लेते हैं हम। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां। झेलम और चिनाब आपके निकलती है जम्मू कश्मीर से और झेलम रिवर आ गई। उसके बाद झेलम का जो पानी है ये चिनाब नदी यानी कि अपने समाहित कर लेती है। फिर ये जो चिनाब नदी है इसके आकर के जो रावी नदी है, जो रावी नदी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये इन दोनों का जल लेकर के यानी कि सहायक नदी है। और ये जो रावी नदी है इन दोनों नदियों का जल लेकर के और फिर ये पाकिस्तान में जो लाहौर है आपका, लाहौर ये भी रावी नदी के किनारे ही है, जहां 1929 के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजुलेशन जो है वो कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था। तो ये इसी नदी के किनारे है। फिर जो है आपके इसी झील से एक नदी निकलती है सतलज नदी, और ये सतलज नदी इन सभी नदियों का जल लेकर के, व्यास नदी का भी जल लेकर, अकेली नदी है व्यास जो पाकिस्तान नहीं जाती और बाकी सभी नदियां पाकिस्तान जाती है। ये जो नदियां हैं आपकी, ये जो सतलुज नदी है, इन सभी नदियों का जल लेकर के, और ये जो नदी है आपकी, इन सभी नदियों का जल लेकर के पाकिस्तान में एक स्थान है, उसका नाम है मिठनकोट। पाकिस्तान में एक स्थान है मिठनकोट शहर है। जिस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती नदी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार ये सभी नदियां मिठनकोट में आकर के मिल जाती हैं। और फिर इसी नदी के किनारे शहर है कराची, सिंधु नदी के किनारे ही है। और फिर ये नदी जो है प्रवेश कर जाती है अरब सागर के अंदर। ये नदी जो है वो प्रवेश कर जाती है अरब सागर के अंदर। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 29 यानी 2900 किलोमीटर, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी थी उसकी थी 2980 किलोमीटर। तो ये था भाई आपका जो हिमालय क्षेत्र से जो निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं या वो जो नदी तंत्र है उसके द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है। अब हम जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं उससे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।